नमस्कार दोस्तों। शादी, तलाक और विरासत, इन मैटर्स के लिए अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। लेकिन क्या हो अगर कल यूसीसी भारत में लागू हो जाए तो क्या बदलेगा? क्या एक मुस्लिम व्यक्ति को एक ही शादी करनी पड़ेगी या क्या एक हिंदू भी चार शादियां कर सकेगा? इन सभी मैटर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूज स्कॉलर। इस चैनल पे हम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स के बारे में बहुत ही आसान भाषा में बात करते हैं और आपको जो कंटेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी लेने की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारे सोर्सेस हैं वो लक्ष्मीकांत जैसे बुक्स हैं जो यूपीएससी लेवल की हैं। तो हो सकता है इस चैनल पे वीडियोस थोड़ी कम आए, हो सकता है कि हम थोड़ी स्लो वीडियो अपलोड करें, लेकिन जो भी वीडियो आएंगी ऑथेंटिक होंगी और उन वीडियोस का यूज आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि आखिर यूसीसी है क्या? क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जानने से पहले हमें समझना होगा कि भारत में अलग अलग धर्मों, जैसे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन पे मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। तो सिविल मैटर्स में जैसे कि शादी है, इनहेरिटेंस है, सक्सेशन है, डाइवोर्स है, मेंटेनेंस है, ये सभी चीजें उनके उस जो पर्सनल लॉ है वो डील करता है। लेकिन बहुत लंबे समय से डिमांड आती रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब ये इन सभी मैटर्स पर एक ही कानून होगा और सब पर लागू होगा। ये मैटर बिल्कुल नहीं करेगा कि उनका धर्म क्या है, सब पे एक ही कानून लागू होगा। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में भी डीपीएसपी में इसके बारे में बात किया गया है। डीपीएसपी में कहा गया है कि ये भारत की सरकार की ड्यूटी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जब समय होगा तो पूरी कोशिश करेंगे और ये लाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी लेके आई है। ये पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि इन सभी चीज़ों को उस समय ही लागू कर दिया जाता। इसलिए इसे डीपीएसपी में रखा गया ताकि जब हमारा देश उतना मेच्योर हो जाएगा, उस कंडीशन में हम हो जाएंगे, तब इन चीज़ों को लागू किया जाएगा। तो हमने जान लिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और ये कौन सा आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बात करता है। अगर ये लागू हो जाता है तो सबसे पहली बात कि हमें प्रॉफिट क्या होगा, क्या फायदे होंगे। सबसे पहली बात कि सभी धर्मों के लोग एक बराबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति है वो कहे कि हम चार शादियां कर सकते हैं, कोई व्यक्ति कहे कि हम डिवोर्स के बाद अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देंगे, और कोई कहेगा हम पे तो लागू होता है। एक ही देश में एक ही मैटर पर अलग अलग कानून है, सब बराबर। दूसरा है कि ये हम देख सकते हैं कि जो पहले से पर्सनल लॉस अलग अलग धर्मों के लिए रहे हैं, वहां पे वुमन की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। इन कानूनों के अंदर वुमन को वो इक्वालिटी नहीं दी गई है। एक पैट्रियार्कल माइंडसेट आप देख सकते हैं। तो अगर यूसीसी लागू होता है तो महिलाओं को इक्वालिटी मिलेगी। दूसरी बात है कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इन चीज़ों के बारे में डिमांड की हुई है बहुत सारे केसेस में, जो हम अभी बात करेंगे। ओल्गा टेलिस केस है, शाबानो केस है, और ये सभी केसेस हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो क्योंकि देखिए, एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि अगर सेम केस ही है, सेम मैटर है, सेम प्रॉब्लम है, सिविल प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पे क्योंकि धर्म अलग है दो व्यक्तियों के, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को या हमारी जुडिशरी को अलग अलग पर्सनल लॉज देखने पड़ते हैं, फिर रिलीजियस टेक्स्ट देखने पड़ते हैं उस सेम केस को हैंडल करने के लिए। तो अगर यूसीसी लागू होता है तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है जुडिशरी के लिए ये बहुत कम हो जाएगी, और ये जो बर्डन है हमारी जुडिशरी का वो कम हो जाएगा। ये बहुत सारे जो पर्सनल लॉस हैं ये खत्म हो जाएंगे, केवल एक ही कानून होगा। तो सिंप्लीफिकेशन काफी हो जाएगा लॉ में हमारे। तो ये सभी चीजें हैं। अगर यूसीसी लागू होता है तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म भी आएंगे हमारे कानून में।
तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीजें देखने को मिलती हैं। अब सबसे पहली बात कि चैलेंजेस क्या है, अगर यूसीसी लागू होता है तो चैलेंजेस क्या है। सबसे पहली बात कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको ये लग सकता है कि ये हमारे धर्म पे हमला है, हमारे धर्म पे अटैक है, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। हो सकता है कि चीज़ें दिक्कत प्रॉब्लमेटिक हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 25 है, 26 है, 29 है, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। तो कहीं ना कहीं हमें इनमें चेंजेस करने होंगे। अगर यूसीसी को हमें लागू करना है तो यहाँ पे चेंजेस की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो यूसीसी को इन मैटर्स पे चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा है कि अभी भी भारत में कंडीशंस ऐसी हैं कि बहुत सारी कम्युनल कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। तो भी अगर ये ऐसा होता है तो माहौल देश का खराब हो सकता है, चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। और एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब यूसीसी लागू किया जाएगा तो उससे पहले हमें डेफिनेशन देनी होगी कि शादी की प्रॉपर डेफिनेशन, डिवोर्स की, मेंटेनेंस की, इनहेरिटेंस की हमें प्रॉपर डिफाइन करना होगा, और बिना किसी रिलीजियस बायस के हमें इन चीज़ों के बारे में डेफिनेशन देना होगा, जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक्यूरेसी की हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर हमने हल्का भी किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रति टिल्ट दिखाया तो हो सकता है दूसरे धर्म के व्यक्ति को इससे नुकसान हो और दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये चीज़ें जो है ध्यान में रखने वाली हैं कि जो डेफिनेशन होगी उनको बड़े सावधानी से करने की आवश्यकता होगी, और अगर बहुत सावधानी से होगा तो फिर चीज़ें आसान होंगी। इस पे अगर चैलेंजेस भी हमने बात कर ली। जो लॉ कमीशन है उसने कहा है कि यूसीसी की भारत में आवश्यकता नहीं है। जो पर्सनल लॉस हैं हमें उसमें ही सुधार करने चाहिए, और जब हम पर्सनल लॉ में ही सुधार करेंगे तो काम चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लॉ कमीशन तो कह रहा है कि भैया यूसीसी की आवश्यकता है नहीं। तो हमने देख लिया यूसीसी आखिर में है क्या, क्या फायदे होंगे, क्या चैलेंजेस हैं, और लॉ कमीशन की क्या इस पे राय है। अब इससे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात करें। सबसे पहला केस है शाहबानो केस। ये शाहबानो केस है, इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। एक महिला थी जिनका नाम शाहबानो था, उम्र 62 साल थी, और 1978 के लगभग में उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया, डिवोर्स दे दिया। तो अब यहाँ पे ये हुआ कि जो शाहबानो है उन्होंने भाई केस फाइल किया मेंटेनेंस के लिए, और जब केस गया सुप्रीम कोर्ट में तो वहां पे जो उनके जो दूसरा पक्ष था, जो उनके हस्बैंड का पक्ष था, जो लॉयर्स थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि मेंटेनेंस केवल इद्दत पीरियड तक ही दिया जाता है, उसके बाद हम बाउंड नहीं है मेंटेनेंस देने के लिए। जबकि जो सीआरपीसी की जो सेक्शन 125 है वो कहता है कि आपको देना पड़ेगा। अगर जो महिला है खुद को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इद्दत पीरियड, अब जो आपको मैं बता दूं, इद्दत पीरियड का मतलब यहाँ पे ये है कि जब डिवोर्स होता है तो 3 से 4 महीने का एक गैप होता है। ऐसा नहीं होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग कि आज डिवोर्स हुआ और कल ही आप शादी कर लें। अगर डिवोर्स हो रहा है या अनफॉर्चुनेटली किसी के हस्बैंड की डेथ होती है तो लगभग 3 से 4 महीने का टाइम होता है, उतना आपको वेट करना है, उसके बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इस पीरियड को इद्दत पीरियड कहते हैं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि इस इद्दत पीरियड के दौरान ही मेंटेनेंस दिया जाएगा, इसके बाद नहीं दिया जाएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 सब पे लागू होता है, सभी महिलाओं पे लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म और रिलीजन की हो। और यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी के बारे में भी कहा कि इसकी हमारे देश में आवश्यकता है। तो आपने देखा कि शाहबानो केस में क्या मैटर हुआ था। इद्दत पीरियड भी आपको समय आ गया होगा कि क्या है। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग केस बताते हैं, लिली थॉमस केस 2000। एक्चुअली में क्या
अगर मैं समझाऊं तो क्या होता है कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि एक शादी की और डिवोर्स दिए बिना उन्होंने क्या किया कि अपना धर्म बदल लिया, मुस्लिम हो गए। और क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग तो 4 शादियां आप कर सकते हैं, तो इन्होंने बुद्धि ये लगाई कि मुस्लिम हम हो जाएंगे, उसके बाद हम 4 शादियां कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना धर्म बदल लिया। ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर शादी के टाइम पे अगर आप हिंदू थे और आपने हिंदू के तौर पे आपने शादी की हुई है, तो आपको पहले डिवोर्स देना पड़ेगा, तब आप ये दूसरे धर्म में आके आप ये जो पॉलीगैमी है वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हिंदू हैं और हिंदू से आपने अपना धर्म बदल लिया और धर्म बदल के आप बात करें कि हम 4 शादियां करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पनिश किया जाएगा। तो ये केसेस रहे हैं भारत में। और देखिए, भारत में अभी भी 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे यूसीसी लागू है। पहला है गोवा। गोवा में तो जो पोर्तुगीज का टाइम था, लगभग 1867 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1867 से ही पोर्तुगीज में जो सिविल कोड था, उसके तहत गोवा में बहुत पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो सभी पे एक ही कानून लगता है। दूसरा है कि उत्तराखंड में भी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है, और वहां पे भी यही है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति है एक से अधिक शादी नहीं कर सकता, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो एक ही शादी कर पाएगा। ट्रिपल तलाक, हलाला, ये सभी चीजें बैन कर दी गई हैं उत्तराखंड में, तो यूसीसी वहां पे लागू है। तो भारत के 2 स्टेट हैं जहां पे यूसीसी लागू है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपके क्या सजेशन है यूसीसी के बारे में, आप जरूर बताएं। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, आप इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखें। और जो भी होगा मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही आपकी जो क्वेरीज है उसका आंसर करूं। थैंक यू।